अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सकलैन अली और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कैटसन की बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो कि एमबीबीएस, इसके अलावा बीडीएस और फॉर्म डी के स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट गाइड हो सकती है। क्विक रिव्यू के साथ लॉन्ग कॉन्सेप्ट्स इन अ शॉर्ट टाइम आप मेरे साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दे सकते हैं एक परफेक्ट टच। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें जो बुक की ख़ास बात ये है कि इस बुक में हमने डिफरेंट सेक्शन में अपने पार्ट्स को डिवाइड किया हुआ देखा है कि जैसे सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो क्लियर करने पर हमें पता चलेगा कि हमारी फार्माकोलॉजी बेसिकली होती क्या है, या कोई भी मेडिसिन या कोई भी ड्रग जो प्रिपेयर की जाती है वो किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करती है। इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद हम देखेंगे कि जो फार्माकोलॉजी है वो 2 बेसिक्स पर जो है ना बेस करती है, 2 चीज़ों पर बेस करती है जिसमें से एक फार्माकोडायनामिक्स और दूसरी फार्माकोकाइनेटिक्स होती है। अब इसके बाद हम अपने सिस्टम्स को स्टार्ट करेंगे और हर सिस्टम की डिफरेंट ड्रग्स को स्टार्ट करेंगे। जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है तो ऑटोनॉमिक ड्रग्स इसकी आ जाएँगी, फिर कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स आ जाएँगी। इसी तरह से कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि स्मूथ मसल सेल्स पर एक्ट करेंगी। इस तरह से ये सारे सिस्टम्स हम जो है ना कवर अप करते जाएँगे वन बाय वन, और कीमोथेरेपी हमारा मेजर पार्ट होगा जो कि टू द कंसर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अपना कि जो ड्रग होती है या ड्रग की डेवलपमेंट और रेगुलेशन करते दौरान नेचर होती है वो क्या किस तरह की होती है, या ड्रग जो है वो किस बेसिस पर अपने एक्शन को परफॉर्म करती है। ये जनरल ओवरव्यू हम करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फार्माकोलॉजी होती क्या है। कह रहे फार्माकोलॉजी स्टडी है उन सब्सटेंसेस की जो इंटरेक्ट करती हैं लिविंग सिस्टम्स के साथ, यानी लिविंग बॉडी के ऊपर कोई भी अगर हम सब्सटेंस लिविंग बॉडी को दें तो वो लिविंग बॉडी में कोई ना कोई चेंज पैदा करें, उसको हम कहते हैं वो सब्सटेंस कोई ना कोई इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक हो गया? किसके थ्रू? केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम चैनल्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम चैनल्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर क्लोराइड चैनल्स हैं। ये सारी के सारी आयंस जो है ना आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे सोडियम जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन परफॉर्म करता है एज यू हैव स्टडीड इन द फिजियोलॉजी। और इसके साथ साथ कैल्शियम जो है ना वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है। पोटेशियम हार्ट रेट को स्लो करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्लो डाउन करता है, काम डाउन करता है। इसके साथ साथ क्लोरीन भी ये सेम फंक्शन परफॉर्म करता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और ये सारे जो इंटरेक्शंस हैं केमिकल प्रोसेसेस के किसी भी सब्सटेंस के थ्रू अगर होंगे इन द लिविंग बॉडी, इट विल बी कॉल्ड एज द फार्माकोलॉजी। बेसिकली बच्चों, फार्माकोलॉजी का जो वर्ड होता है वो 2 वर्ड से निकला है, एक फार्म एंड फार्माकॉन, और जो है ना कॉलोजी। अब ये जो फार्मा होता है ये बेसिकली निकला होता है वर्ड ड्रग से। ठीक हो गया? एंड कॉलोजी या लॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ड्रग सब्सटेंस इज कॉल्ड द फार्माकोलॉजी। अच्छा, ई फार्माकोलॉजी की बेसिक्स के अंदर 2 पार्ट्स हमने अपनी फार्माकोलॉजी में 2 को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। जैसे सबसे पहले पार्ट के अंदर हम बेसिक एप्लीकेशन पढ़ते हैं, थेरेपेटिक एप्लीकेशंस पढ़ते हैं जिसको हम मेडिकल फार्माकोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें हम प्रॉपर रोल पढ़ते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कैसे यूज़ किया जा सकता है टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, डायग्नोस पता करने के लिए और ट्रीट करने के लिए यानी इलाज करने के लिए किसी भी डिजीज़ यानी बीमारी का। दूसरा पार्ट होता है टॉक्सिकोलॉजी। अब ये टॉक्सिकोलॉजी बेसिकली ऐसी फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते होते हैं ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल्स की जो इंडिविजुअल की यानी कि इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अफेक्ट करती है नेगेटिवली। टॉक्सिक का मतलब ही ये होता है कि उसने बॉडी में कोई नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करना है जो टॉक्सिक लेवल तक हो सकता है, दैट इज़ नॉट सेफ फॉर द यूज़। अब बेसिकली जो वर्ड हम ड्रग यूज़ करते हैं, इस ड्रग का मतलब क्या होता है इसका आपको पता होना चाहिए। ड्रग कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है अकॉर्डिंग टू एफडीए जो आपकी बॉडी में किसी भी तरह का चेंज लाए, टू प्रिवेंट यानी बचाने के लिए, मिटिगेट यानी शिद्दत को कम करने के लिए, या इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। ठीक हो गया? या सिम्टम्स को जो है ना रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम ड्रग सब्सटेंस कहते हैं। ठीक हो गया? अब इस ड्रग सब्सटेंस की डेवलपमेंट हम करते हैं इन द फार्माकोलॉजी, इन द फार्मास्यूटिक्स। डिफरेंट जो है ना फील्ड्स आपकी फार्मेसी की एडअप होती हैं, फिर आपकी जो है ना एक ड्रग प्रॉपर रिटेन करती है आपकी बॉडी के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए।
अच्छा जी, अब ये तो बेसिक आपका फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर हमने ये चीज़ देखनी है कि आपका फार्माकोलॉजी के अंदर आपने 2 तरह की जो ना फंक्शंस को डिस्कस करना होता है। एक आपके पास होते हैं फार्माकोडायनामिक्स, एक पार्ट होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। ये 2 पार्ट्स मिलके आपकी फार्माकोलॉजी की स्टडी को कंप्लीट अप करते हैं। अच्छा, ये फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स में डिफरेंस क्या होता है? फार्माकोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, ये डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्रग जो है वो बॉडी में एंटर करती है सबसे पहले और 4 प्रोसेसेस से गुजरती है। सबसे पहले वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ड्रग जो है मेटाबोलाइज होती है, मेटाबोलाइज होके वो एक्टिव या इनएक्टिव इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट होके बॉडी से एलिमिनेट होती है अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद। अब ये जो प्रोसेसेस हैं एडीएमई जिसको हम कह रहे हैं, ये प्रोसेसेस आते हैं अंडर फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी ये काइनेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अंदर आपकी ड्रग जो है ना बॉडी के अंदर आती है और आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है ये हम पढ़ें। तो इट विल बी कॉल्ड एज द फार्माकोकाइनेटिक्स। अब जब ड्रग आपकी बॉडी के अंदर आ गई आफ्टर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेट होगी बॉडी से, ड्रग बॉडी में आने के बाद आपकी बॉडी के साथ क्या करती है, इट इज कॉल्ड द फार्माकोडायनेमिक। वो डायनेमिकल स्टडीज जो कि आपकी ड्रग आपकी बॉडी के साथ करती है, ये टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये दूसरे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या होते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आपने कोई भी टारगेट टिश्यू रखना होता है कि हमने अपनी ड्रग को उस टारगेट टिश्यू तक पहुंचाना है उस पेशेंट को डिलीवर करके। ठीक हो गया, या ऐसा होता है कि जब आप ड्रग डिलीवर करते हो अपनी बॉडी के अंदर या पेशेंट की बॉडी के अंदर, तो वो अनइंटेंडेड टारगेट साइट्स पर जाता है। अगर वो इंटेंडेड यानी आप जिन जगह पर उसको भेजना चाह रहे हैं, अगर वो ड्रग उस जगह पर जाती है, उस टिश्यू पर टारगेट करती है, तो फिर वो थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है कि वो जो डिजायर्ड इफेक्ट है, जो थेरापेटिक लेवल तक हमें चाहिए, वो प्रोड्यूस करती है। जबकि अनइंटेंडेड टारगेट पर अगर वो जाएगी, जो टारगेट डिजाइन नहीं होगा, वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होगा, यानी कि हार्मफुल होगा। अच्छा, अब ये जो केमिकल होता है, ये जो है ना डिफरेंट तरह से आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। कुछ अब ड्रग कोई भी सब्सटेंस हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर आने वाला, जो आपकी बॉडी में चेंज क्रिएट करती है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम देखें तो कह रहे हैं बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि हर साल आपकी बुक्स के अंदर ऐड हो रही हैं, आपकी जो है ना फील्ड के अंदर ऐड हो रही हैं, क्योंकि हम डिफरेंट रिसर्च कर रहे होते हैं। जैसे कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर रही होती हैं, पैरासाइट्स को किल कर रही होती हैं, लेकिन चूंकि दिन ब दिन हम ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स और ओवर यूज़ ऑफ जो है ना केमिकल्स की वजह से अपनी जो बैक्टीरिया की किलिंग प्रॉपर्टी है उसको खो रहे हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है ना पावरफुल हो रहे हैं, रेजिस्टेंट हो रहे हैं। दैट्स वाई हमें मजीद रिसर्च की ज़रूरत है ताकि हम न्यू एजेंट्स, न्यू एक्टिव्स लेकर आएँ जो कि पोटेंट हों और बेस्ट हों टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर हार्मफुल फॉर अस। इसके बाद हमारे पास होता है कि हमें ज़रूरत पेश आती है किस चीज़ की, कि हम न्यू डिजीज़ को पहचान सकें। अगर हमें डिजीज़ की जो है ना प्रॉपर हिस्ट्री पता होगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो ड्रग है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, फार्माकोलॉजी के अंदर एक बेसिक बात ये होती है कि आपने देखना होता है कि जो फार्माकोलॉजी है, मेडिसिन की स्टडी है, वो आपको तब सही समझ आती है जब आपकी फिजियोलॉजी के ऊपर ग्रिप अच्छी बनी होती है। फिजियोलॉजी के बाद आपकी पैथोलॉजी आती है माइनर के अंदर, और जो है ना कुछ स्टूडेंट्स के लिए मेजर के अंदर। ठीक हो गया, लाइक इन एमबीबीएस और फॉर्म डी के लिए ये माइनर के अंदर भी आती है और मेजर के अंदर भी आती है। रीज़न क्या है कि अगर आपको बॉडी का सिंपल मैकेनिज्म और बॉडी का डिजीज मैकेनिज्म नहीं पता होगा, तो आप उसके ऊपर एक्ट करने वाली ड्रग के बारे में कैसे जान सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ड्रग के साइजेस। अब जो ड्रग्स होती हैं वो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं मार्केट के ऊपर। जैसे अगर आप देखें, कुछ ड्रग होती हैं वो थोड़ी क्वांटिटी में ही आपकी बॉडी के अंदर अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी कि वो बहुत पोटेंट ड्रग होती हैं, ग्रेटर पोटेंसी वाली ड्रग होती हैं। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं कि जिनकी क्वांटिटी आपकी बॉडी में ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि अगर आपने कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना हो तो आपको उसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। दिस विल बी कॉल्ड एज द लो पोटेंट ड्रग्स। अब ये पोटेंसी का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप फार्माकोलॉजी के अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर बाद में जो थेरापेटिक या टॉक्सिक इफेक्ट ड्रग प्रोड्यूस करती है, दिस विल बी कॉल्ड एज द फार्माकोडायनेमिक्स। अच्छा जी, हिस्ट्री की तरफ हम नहीं आएंगे क्योंकि हिस्ट्री इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट फॉर यूर्स।
तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि जैसे हमारी जो ओल्ड बुक्स होती हैं, ओल्ड राइटर्स की होती हैं, जैसे डिमेट्रिया मेडिका है, इसमें प्लांट बेस्ड जो ड्रग्स थी, काफ़ी सारी प्लांट बेस्ड ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन भरी पड़ी हुई है, जो कि यू कैन स्टडी। बट जो न्यू रिसर्च और न्यू स्टडीज़ आती हैं वो मज़ीद एडअप होती जाती हैं, और फिर जो ओल्ड स्टडीज़ होती हैं वो उनको मास्क करती जाती हैं। तो दैट्स वाई आप जो है ना सिर्फ एज अ नॉलेज आप इसको अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएँ हम अगर, तो जनरल प्रिंसिपल्स पे, तो ये आपका मेजर टॉपिक होता है, बेसिक टॉपिक है जो आपके अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। यानी कि जब आपकी जो ड्रग होती है वो आपकी बॉडी में जाती है, तो वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए जिन चीज़ों पर अटैक करती है या अटैच होती है जिन चीज़ों से, उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स तो आप सबने पढ़े हुए हैं फिजियोलॉजी के अंदर, वो सब्सटेंसेस होती हैं या वो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जो कि न्यूरोनल भी हो सकते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर वो स्टिमुलस को कैरी करते हैं। यानी जब भी कोई बॉडी के अंदर चेंज आया, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर पेन हुई है, तो पेन के दौरान क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो अटैच होती हैं किसके साथ, आपकी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के साथ। ये वो एंजाइम होता है जो पेन को रिसेप्ट करता है। जैसे ये अटैच होंगी, तो ये अटैच होने के बाद आपकी जो पेन है वो आपको महसूस होगी। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स जो है ना, इन एंजाइम के थ्रू फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपना। तो ये एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, ये आपको कॉन्सेप्ट जो है ना सारे फिजियोलॉजी के अंदर मिल जाएंगे, और ये आप सब पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब ये जो ड्रग जिन सब रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है, एक्ट किस तरह से करती है ये देखना है हमने। दो तरह से एक्ट करती है सबसे मेजॉरिटी के अंदर। एक होते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एक्शन को पॉजिटिव में लेकर जाती हैं, यानी कि अगर कोई रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर का काम होता है कि सोडियम का बॉडी सेल के अंदर इंक्रीज करवाना, ठीक हो गया। तो एगोनिस्ट ड्रग्स अगर हम देंगे तो वो क्या करेंगे, इनके रिसेप्टर पर एक्ट करके, इनके चैनल्स पर एक्ट करके, इनके चैनल्स को ओपन करेंगी ताकि मजीद सोडियम जो है ना वो सेल के अंदर आ सके। तो एगोनिस्ट का मतलब होता है एक्टिवेटर, जो एक्टिवेट करता है, जबकि एंट एगोनिस्ट होता है जो इनहिबिट करता है, यानी इसका ऑपोजिट होता है। जैसे अगर कोई ड्रग हम ऐसी दें जो इसके रिसेप्टर पर एक्ट करे, इनके चैनल्स पर एक्ट करे और सोडियम को ब्लॉक कर दे ताकि वो सेल में एंटर ना हो सके। जब वो सेल में एंटर नहीं होगी तो सोडियम के एक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो ये होते हैं इनहिबिटर्स यानी एंटागोनिस्ट। तो ये दो टाइप्स होंगी। अब वो मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के अंदर, वो सेल्स जिन पर आपकी बॉडी में जो ड्रग होती है वो एक्ट करती है, अटैक करती है, अटैच होती है, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। अब जो ड्रग होती है या रिसेप्टर होते हैं, ये बड़े एक मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो अल्लाह पाक ने स्पेशली बनाए होते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे जब भी आप कोई फूड इनटेक करते हो, उस फूड के अंदर आपकी अगर तो विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये अब ये फ्री रेडिकल्स को किल करती हैं। किल कैसे करेंगे, ये स्पेसिफाइड रिसेप्टर्स पर अटैक करेंगे, अटैच करेंगे, एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट फंक्शन परफॉर्म करके जो ये क्या करेंगे, किल करेंगे फ्री रेडिकल्स को, ताकि आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस ना हो। क्योंकि आपने पैथोलॉजी के अंदर पढ़ा है कि फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं, जो कि सेल के अपने जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, यानी कि इन सब को जो है ना डिस्ट्रॉय करते हैं। क्योंकि फ्री रेडिकल्स होते हैं अनस्टेबल, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए जो है ना स्टेबल मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ये एक चेन रिएक्शन कॉज करते हैं जिससे आपका सेल डैमेज होता है। और सेल डैमेज से डिफरेंट डिजीजेस कॉज होती हैं। जैसे अगर आपका न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए डैमेज होगा, तो फिर वो आपकी बॉडी के जो म्यूटेशंस हैं उनको प्रोड्यूस करेगा, और म्यूटेशंस की वजह से एक लीडिंग कॉज आपका कैंसर भी डेवलप हो सकता है, ट्यूमर्स भी डेवलप हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने चीज़ जो डिस्कस करनी है, इसके अंदर इन्होंने बताइए कुछ स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आपके सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो केमिकल नेचर के होते हैं, और उनको हम कहते हैं केमिकल एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि ये इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो ऑस्मोटिक एजेंट्स होती हैं। ऑस्मोटिक का मतलब होता है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करती हैं। जैसे कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, आप पढ़ोगे फ्यूरोसामाइड, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, फ्यूरोसामाइड है, जिसे लेजिक के ब्रांड से ये अब हमारी मार्केट के अंदर आती है 20 mg, और जो है ना 40 mg आईवी इंजेक्शन के अंदर यूज़ होती है। जब जो है ना पेशेंट का हार्ट रेट जो है ना सेकेंडरी या टर्शरी हाइपरटेंशन में पहुंच चुका हो, बट पेशेंट कॉन्शियस हो, तो फिर हम उसको फिरोसामाइड लगाते हैं। अब ये जो है ये क्या करता है,
ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पम्प को आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से सोडियम जो है ना आपकी बॉडी से बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और रिलीज हो जाएगा यूरिन के थ्रू। जब वो रिलीज होगा यूरिन के थ्रू, तो आपका सोडियम के साथ जाता है हमेशा वाटर। वाटर जो है ना सोडियम के साथ साथ बॉडी से रिमूव होगा, यूरिनेशन होगी, यानी कि ऑस्मोटिक एजेंट हुआ, ये इंटरेक्ट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इसी तरह से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, यानी हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा करती हैं। जैसे कुछ ग्रोथ हार्मोन एक्टिंग ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन करती हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन जो ड्रग होती है वो बेसिकली एक हार्मोन ही है आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन ये मार्केट के अंदर एज अ ड्रग भी अवेलेबल होती है ऑर्गेनिक ड्रग के तौर पे। ये क्या करती है आपकी बॉडी के अंदर, अगर तो ये हम ह्यूमंस में लगाती हैं तो लेबर कॉज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये जो है ड्रग यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर ये जो है मिल्क प्रोडक्शन जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रोडक्शन करती है, और जो ग्लैंड्स मिल्क ग्लैंड्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को, उनकी जो है मेचोरेशन को प्रमोट करती है। इसके अलावा कुछ जो है ना ऐसे हमारे पास होते हैं ड्रग जिनको हम कहते हैं जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि मे बी केमिकल्स नॉट सिंथेसाइज इन द पेशेंट्स बॉडी, यानी कि ये केमिकल्स तो होते हैं लेकिन ये पेशेंट की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। अब ये जीनोबायोटिक्स और हॉर्मोन्स में एक डिफरेंस है। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होने वाले केमिकल्स होते हैं, जबकि जीनोबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती। ठीक हो गया। इसके अलावा होते हैं पॉइजन्स। पॉइजन्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करती हैं। जैसे अगर हम देखें मशरूम्स कुछ होते हैं, वो मशरूम्स क्या करते हैं, जब आप खाते हो तो आपको हेलुसिनेशंस आती हैं, तो हेलुसिनेशन इज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दैट मशरूम। इसका मतलब है जैसे साइलोसाइब मशरूम्स होते हैं, ये मशरूम्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं आपकी बॉडी के लिए, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी कॉज कर सकती हैं, एलर्जीज भी कॉज कर सकती हैं, तो ये पॉइजन्स होते हैं। इसी तरह से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो टॉक्सिन्स होती हैं। टॉक्सिन्स भी पॉइजन्स ही होते हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकले होते हैं। इट कैन बी फ्रॉम द प्लांट और फ्रॉम द एनिमल्स। ठीक होगी, ये प्लांट से भी निकल सकते हैं, एनिमल से भी। अब कुछ पॉइजन्स ऐसे होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक भी होते हैं। अब इनऑर्गेनिक पॉइजन में आप सब मुझे बता सकते हो कि वो क्या हो सकता है। वो आपका हो सकता है लेड, आर्सेनिक, मर्करी, ये सारी पॉइजनिंग होती है। और आपको पता है मोस्ट लाइकली जो पॉइजनिंग होती है वो लेड पॉइजनिंग होती है, और जो हमारी जो मर्करी पॉइजनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन आपके पास इशू हो सकता है अगर हम जो है ना ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जिनके अंदर मर्करी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब जो लेड होता है वो आपकी बोन को डैमेज करता है, बोन को ऑक्सीडाइज करता है, और बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ये हमने सारी वो नेचर पढ़ लिया कि ड्रग्स किस किस तरह से बॉडी के ऊपर एक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चीज़ का। अब ड्रग की फिजिकल नेचर की बात करें तो ड्रग फिजिकली कैसी हो सकती है। ड्रग फिजिकली जो होती है वो सॉलिड हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, और गैशियस भी हो सकती है। सॉलिड में हमारे पास वो टैबलेट कैप्सूल्स की फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड्स में वो सिरप्स एलिक्सर्स की फॉर्म में हो सकती है, सस्पेंशन इमल्शन की फॉर्म में हो सकती है। या आप डिफरेंट सिरप्स के ऊपर देखें तो आपकी ये वर्ड्स जो है ना आप नोट डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा, और सूटिक्स के बच्चों को ये अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद जो है ना हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो गैसियस भी होती हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड होती है जो यूज़ करते हैं डेंटिस्ट फॉर द डेंटिस्ट्री, अपने डेंटिस्ट ऑपरेशंस के लिए या फिर जो है ना प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करते हैं। ये फिजिकल नेचर्स हैं हमारी कि ड्रग के जो ड्रग हमारी होती है, ये कोई भी ड्रग सब्सटेंस हमारे पास होता है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है जो फिजिकली हो सकती हैं। जैसे उसका साइज़ बहुत मैटर करता है हमारे पास। अगर हमने उसको अपनी जो है ना लिपिड मेम्ब्रेन में से जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें से गुजारना होता है, तो हमने उसका साइज़ इतना रखना होता है कि वो ईजिली इसमें से पास आउट कर जाए। हमने देखना होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी ड्रग जो है ना, डिज़ायर्ड क्वांटिटी में हमारी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पहुंच जाए, टारगेट टिश्यू पर एक्ट कर जाए, और इंटेंडेड एक्शन परफॉर्म करके थेरापेटिक फंक्शन अपना परफॉर्म कर ले। अब जो ड्रग का साइज होता है ये बड़ा मैटर करता है, उसके ऊपर चार्ज बहुत मैटर करता है। जैसे अगर ड्रग जो है ना न्यूट्रल होगी, तो न्यूट्रल जो ड्रग होती है वो इजीली पेनिट्रेट कर लेती है अगर वो लिपोफिलिक ज़्यादा होती है। लिपोफिलिक का मतलब क्या होता है कि लिपिड लविंग होती है। आपको पता है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी मोर लाइकली जो है ना लिपिड से बनी होती है सबसे ज़्यादा। तो अगर वो लिपिड से बनी होगी इसका मतलब है कि वो लिपिड लविंग होगी, आपकी ड्रग भी लिपिड लविंग होगी, तो वो ईजिली उसमें से क्रॉस कर जाएगी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। देखिए आपने कोशिश करनी होती है कि आपकी डिजायर्ड ड्रग जितनी ज़्यादा हो सके आपकी जो है ना टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाए।
टारगेट टिश्यू तक पहुंचने के लिए हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिस्कस करनी होती है। शेप भी बहुत मैटर करती है। कुछ ड्रग्स होती हैं क्रिस्टलाइन होती हैं, कुछ एमॉर्फस होती हैं, और ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस होने की वजह से इनकी ये जो शेप्स होती हैं ये स्टेबल अनस्टेबल होती हैं। डिफरेंट तरह के इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सूटिक्स में आप डिस्कस करते हो, बट इधर भी हम कुछ जो है ना इसको लाइट अप करेंगे साथ साथ जब हम ड्रग्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आप एटॉमिक कंपोजिशन चेक करते हो कि इसके एटम्स किससे मिलके बने हैं। जैसे एक ड्रग होती है, अगर उसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, इसका मतलब है वो ड्रग जो है ना नाइट्रोजनस कंपाउंड हो सकती है। जैसे उसकी नेचर अगर आप पढ़ोगे आगे जाके, वो ग्लाइकोसाइड हो सकती है, जो वो अल्कलॉइड हो सकती है। जैसे अल्कलॉइड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। इसी तरह से ये डिफरेंट उनकी केमिकल नेचर होती है जहाँ से हम इनको निकालते हैं। टैनिन्स भी होते हैं और बहुत सारी जो है ना इस तरह की क्लासेस होती हैं। फार्माकोग्नोजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें प्लांट्स बेस्ड जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में आप डिस्कस करते हो उसके अंदर। अच्छा जी, इसके बाद इसके अलावा इसमें इन्होंने कोई ऐसा एग्जांपल या कोई ऐसा जो है ना रोल मॉडल इसके अंदर फिजिकल नेचर के अंदर नहीं बताया। एग्जांपल उन्होंने ये बताई है कि ड्रग्स जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड भी और गैसियस की भी। हमने सॉलिड की एग्जांपल आपको बता दी, जैसे एस्पिरिन जो होती है डिस्प्रिन की फॉर्म में मार्केट में आती है इस ब्रांड नेम से। आपको मैं इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ब्रांड नेम, जेनेरिक नेम, ये चीज़ें क्या कॉन्सेप्ट होती है। जब आप मेडिसिन पकड़ते हैं उसके ऊपर दो दो तीन तीन नाम लिखे होते हैं, उन नामों का मकसद मतलब और मकसद क्या होता है वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। बट वो टॉपिक हमारा जो है ना आउट ऑफ द सिलेबस है और जो है ना फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, बट फिर भी इंशाल्लाह लाइट अप करेंगे। इसके बाद कुछ ड्रग्स होती हैं लिक्विड फॉर्म में, जैसे निकोटीन है, एथनॉल आपके मेजर आप एग्जाम्पल में देख लोगे। गैसियस फॉर्म में आपकी कुछ ड्रग्स होती हैं गैसियस फॉर्म में, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड मैंने आपको बताई है, जीनॉन गैस होती है, आइसोफ्लूरेन होती है। आइसोफ्लूरेन भी जो है ना आपकी यूज़ होती है एनेस्थीसिया के अंदर, और नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है ना डेंटिस्ट्री प्रोसीजर के अंदर यूज़ होती है। अच्छा, ये सारी जो है ना हमने चीज़ें देखनी है। इसके अलावा देखने की ड्रग किस नेचर की है। ड्रग कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, उसका मॉलिक्यूलर साइज़ कितना, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फिर हम एक ड्रग को जो है ना फॉर्मुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ ही रहे हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं इनऑर्गेनिक भी होती हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर जैसे लिथियम होती है, जो साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए, जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। आयरन सप्लीमेंट्स यूज़ करते हो आप लोग, ठीक हो गया। इसी तरह से आप सेलेनियम यूज़ करते हो, जिंक यूज़ करते हो अपनी जो है ना सप्लीमेंट डाइट्स के अंदर। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आप ओआरएस के अंदर देखो तो ये चीज़ें, ये सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके जो है ना सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं जब आपको डिहाइड्रेशन होती है आफ्टर डायरिया या ड्यूरिंग डायरिया। सो इसके अलावा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपकी जो ड्रग है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। अब ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ये फार्मा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न हो सकते हैं। जैसे जो वीक एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो डिज़ोल्व कहाँ पे होती हैं, वो आपकी डिज़ोल्व होती हैं आपके स्टमक में। इसी तरह से जो वीक बेसिक ड्रग्स होती हैं वो जो है ना डिज़ोल्व कहाँ पे होती हैं, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके जो पीएच होती है आपके स्टमक की वो एसिडिक होती है ड्यू टू HCl, और बाइकार्बोनेट्स की वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसकी पीएच होती है बेसिक। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये ड्रग की एब्जॉर्प्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पीएच जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। इसी तरह से आपकी आयोनाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनका, तो वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब ड्रग का साइज़ हमने देखा कि ड्रग का साइज़ जो है ना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। ये साइजेस इन्होंने मेंशन आउट किए हैं, यू कैन रीड इट फॉर वंस, ठीक है, एज अ जर्नल नॉलेज। इसके बाद हमारे पास आते हैं ड्रग रिएक्टिविटी, की ड्रग कैसे रिएक्टिव होती है, ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड कैसे करती है। तो इसके बाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं वो कोवलेंटली बाइंड करती हैं। कोवलेंट बॉन्ड आपको पता होता है कि जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। जैसे अगर दो कार्बन एटम्स आपस में अटैच हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, इसका मतलब क्या है कि दोनों कार्बन एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इट इज कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इसको हम ब्रेक इजीली नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो कुछ ड्रग्स कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करती हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होने की वजह से वो ड्रग जो है ना जो एक्शन परफॉर्म करती हैं वो होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है कि वो अगर एक दफ़ा उस रिसेप्टर के साथ उस जगह पे बाइंड कर गई तो वो दोबारा जो है ना वहाँ से उतर नहीं पाएंगी। अभी मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जिन पर बाइंड करने से कोई ड्रग या कोई भी सब्सटेंस अपना इंटेंडेड एक्शन परफॉर्म करता है।
ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को डिस्टर्ब करके, चेंज करके अपने एक्शन परफॉर्म करती हैं। कुछ होते हैं हाइड्रोफिलिक होती हैं, वाटर लविंग, कुछ होती हैं हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटिंग ड्रग्स होती हैं। तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये जो नेचर्स हैं ड्रग की, ये डिपेंड करती है कि ड्रग के ऊपर हमने कौन सा मॉलिक्यूल अटैच किया हुआ है या अटैच हुआ हुआ है। जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें एसिटाइल ग्रुप होता है। अगर हम एस्प्रिन यानी डिस्प्रिन का जो स्ट्रक्चर होता है, जेनेरिक नेम होता है एस्प्रिन, उसको हम देखें, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, आईयूपैक नेम होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। अब ये जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है इसमें एसिटाइल ग्रुप लगा होता है। ये एसिटाइल ग्रुप क्या करता है, जैसे बॉडी में जाता है तो ये रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद ये इसको एक्टिव फॉर्म सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होगी तो ये आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजनेज, जो पेन को रिसेप्ट करने के लिए, जो पेन की जो है ना स्टिमुलस को बढ़ाता है, ठीक हो गया, पेन के एक्शन को परफॉर्म करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ना उनकी प्रोडक्शन करवाता है। तो अगर हम इसको स्टॉप कर देंगे, ये ड्रग क्या करेगी, एस्प्रिन इसके साथ बाइंड कर जाएगी, बाइंड करने के बाद इसको स्टॉप करेगी, साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम को ब्लॉक कर देगी, तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर आपको पेन महसूस नहीं होगी, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपकी बॉडी के अंदर ऐसे जो है ना केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और पेन, रेडनेस, स्वेलिंग इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड समटाइम्स हीट भी, जो आप इन्फ्लेमेशन के टॉपिक में पैथोलॉजी में डिस्कस कर चुके हो एक्सप्लेनेशन से। अच्छा जी, ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किया ड्रग रिएक्टिविटी और रिसेप्टर बाइंडिंग का, ये भी आपको समझ आ गया। इसके बाद होती है ड्रग की शेप कैसी होती है। तो ड्रग की शेप डिफरेंट तरह से हो सकती है। ये आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर कि ड्रग्स आइसोमेरिज्म की फॉर्म में भी, आइसोमर्स भी होते हैं जिसमें एन एंशियोमर होते हैं, डायस्टीरियोमर होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ये जो है ना ऑप्टिकल रोटेशंस का इसमें कॉन्सेप्ट आता है। तो ये ड्रग्स का एक डीप और थॉरो कॉन्सेप्ट होता है। ये अभी आपके कंसर्न का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी आप देखोगे जो कि पहले एक उसका आइसोमर था, यूज होता था, अब उसका दूसरा आइसोमर यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेक्स्ट्रो था, अब लीवो यूज होता है, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है डिफरेंट अपने एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो है ना आपके पास आता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब रैशनल ड्रग डिज़ाइन क्या होता है? रैशनल ड्रग डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? ये ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ड्रग के, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम बताती है, जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हमारे ड्रग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा जो कि इस स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। अब आपको पता है कि हर स्पेसिफिक एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म वो तभी करता है जब उसके लिए स्पेसिफाइड सबस्ट्रेट मौजूद होता है। उसमें आपने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे एंजाइम एक्शन के अंदर, लॉ ऑफ जो है ना उसमें जो है ना एमिल फिशर का मॉडल था एक, जो है ना लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। तो ये जो है ना आपने डिस्कस किए होंगे। तो एंजाइम को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफाइड सबस्ट्रेट चाहिए होता है, ठीक हो। कुछ एंजाइम एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट पर एक्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो एंजाइम स्पेसिफाइड होते हैं अपने फंक्शन के लिए। अब जब एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो आपने पढ़ा था कि एंजाइम के ऊपर स्पेसिफाइड साइट होती है जिस पर जो है ना आके कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं एक्टिव साइट। वो उस एंजाइम की एक्टिव साइट होती है। अब जब ये एक्टिव साइट पर आके बाइंड करता है, एक्टिव साइट पर बाइंड करने के बाद ये इसकी कोई स्पेसिफाइड शेप होगी। अगर हमने कोई ड्रग को बाइंड करवाना होगा किसी एंजाइम के फंक्शन को स्टॉप करवाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो शेप, उस सब्सटेंस की शेप या सबस्ट्रेट की शेप ऐसी हम बनाएंगे, ड्रग की शेप ऐसी बनाएंगे जो उस एंजाइम की एक्टिव साइट की तरह की हो, ताकि उस एंजाइम को ब्लॉक किया जाए और ब्लॉक होने से जो उस एंजाइम का इंटेंडेड एक्शन परफॉर्म हो रहा था वो भी रुक जाए, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया साइक्लोऑक्सीजनेज की, बट ये एक्सप्लेनेशन से हम इंशाल्लाह पूरी बुक में डिस्कस करेंगे बहुत जो है ना डिटेल वाइज। फिर हमारे पास आती है रिसेप्टर नोमेनक्लेचर। रिसेप्टर्स की नेमिंग हम कैसे देते हैं? तो रिसेप्टर की जो नेमिंग होती है वो फार्माकोलॉजी का रिव्यूज जो है ना वहाँ से लिया गया है, ठीक हो गया। तो उसमें हम देखेंगे डिफरेंट जो है ना फार्माकोलॉजिकल यूनियन और कमेटी बनी थी जहाँ पे हमने रिसेप्टर की नेमिंग जो है वो दी थी। जैसे अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स आप पढ़ोगे। बहुत सारे मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो म्यू रिसेप्टर्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर जो अपने डिफरेंट जो है ना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिन पर आगे ड्रग्स बाइंड करके अपना इंटेंडेड एक्शन परफॉर्म कर रही होती है, यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट परफॉर्म करती है। अच्छा जी, अब जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो, इस फार्माकोलॉजी के अंदर
बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर जो आप पढ़ते हो। इसमें जो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या था कि आपकी ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, जबकि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या था कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। अब इसके अंदर आती है आपके पास ड्रग और बॉडी का इंटरेक्शन। ठीक हो गया, यानी कि ड्रग बॉडी के साथ और बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, इसको हम कह रहे होते हैं ड्रग बॉडी इंटरेक्शंस। इसके अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, पहले कि फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ। जो डायनेमिक्स होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये वो इंटरेक्शन होता है जो ड्रग का और बॉडी का आपस में होता है। ठीक हो गया, यानी कि ये किस तरह से होता है, एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, यानी कि जब आपने ड्रग खा ली वो अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंच गई, अब टारगेट टिश्यू पे वो इंटेंडेड एक्शन यानी थेरापेटिक इफेक्ट करेगी या फिर टॉक्सिक इफेक्ट करेगी, इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि जो ड्रग है वो जब बॉडी में जा रही है तो बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, मतलब कि वो एब्जॉर्ब कैसे हो रही है ड्रग आपकी। ये सारे कॉन्सेप्ट एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ये चार कॉन्सेप्ट आते हैं जिस पर हम पूरा इंशाल्लाह टॉपिक एक जो है ना सीरीज ऑफ टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फार्माकोडायनेमिक प्रिंसिपल्स में बेसिकली क्या होता है, एक जनरल आपने रूल याद रखने की, जो ड्रग होती है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और इफेक्टर के थ्रू अपना फंक्शन परफॉर्म करती है कम्प्लेक्स क्रिएट करके। ये ऐसे ही जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, और इफेक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो आपकी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं अपने जो है ना स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब ये जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस हैं इनके बारे में अभी मैंने बताया है कि कुछ होते हैं एगोनिस्ट जो एक्टिवेट करते हैं, कुछ होते हैं एंट एगोनिस्ट जो डीएक्टिवेट करते हैं। अच्छा, जो ड्रग होती है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करती है, अगर तो वो ड्रग एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी जगह पे बाइंड करते हैं उस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक हो गया, एक्टिव साइट के अलावा जो एंजाइम पर साइट होती है जिस पर आके ड्रग बाइंड करती है उसको हम एलोस्टेरिक साइट भी कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी जो है ना ड्रग्स होती हैं जो एलोस्टेरिक साइट पर भी बाइंड करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि हमारी जो ड्रग्स हैं ये एगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट ये कितनी तरह के होते हैं। इसमें कुछ पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं, कुछ जो है ना इन्वर्ट एगोनिस्ट होते हैं, फुल एगोनिस्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव या बेसल एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले एगोनिस्ट होते हैं। फिर हम एंटेगोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एफिकेसी, पोटेंसी, ये सारे जो बेसिक जो है ना आपके कॉन्सेप्ट्स ये क्या होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप डिस्कस करोगे फिर इसके बाद आपको समझ आएगी कि आपका कॉन्सेप्ट है क्या। फिर हम अपने फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स की तरफ भी जाएंगे कि हमारी जो ड्रग है वो किस तरह की होनी चाहिए, कि जब आपने उसको बॉडी में भिजवाना है तो ड्रग की कौन कौन सी बेसिस हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है। तो इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।